नमस्कार सभी साथियों को। एक बार पुनः आप सभी का दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के बीच में हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आप सभी की आने वाली भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न नए पैटर्न को देखते हुए आप सभी के बीच में रखे जाएंगे। जैसा कि आप लोग अभी हाल ही में हुई परीक्षाओं में देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे और उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण व्याख्या आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या प्रश्न कह रहा है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। पद्माकर भट्ट कौन है? ये आप सभी लोग जानते होंगे, रीतकाल के कवि हैं। उनके विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं? तो ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ये बात जो है शुक्ल जी पद्माकर के विषय में कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। दूसरी बात है, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। ये गलत बात है, कमतर नहीं थी। फिर है, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो ये भी बात क्या है? सही है। ये बात क्या है? सही है। पद्माकर की रमणीयता ही इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। फिर है, पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है, और ये बात गलत है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? ए और सी, दो बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा विकल्प ए राइट जवाब माना जाएगा, ए और सी। फिर उसके बाद में इसके अतिरिक्त जो है शुक्ल जी क्या कहते हैं पद्माकर के विषय में, रीतकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ये सारे बिंदु जो है प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। रीतकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। किसको? पद्माकर जी को। रीतकाल की कविता इनकी और प्रतापशाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर ह्रासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार से ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्ध में अंतिम भी, यानी अपनी प्रसिद्ध में क्या है पद्माकर जी? अंतिम है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। ये कथन किसका है? नेमिचंद्र जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी, जयदेव तनेजा। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच एक भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। अन्य जो है महत्वपूर्ण बातें हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, ये भी पूछा गया प्रश्न है। किसका है? मोहन राकेश का है, ये भी पूछा गया, आप सब लोग जानते हैं इसके विषय में। बच्चन सिंह ने अपने समीक्षात्मक ग्रंथ हिंदी नाटक, यानी बच्चन सिंह का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी नाटक में लिखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन में राजाश्रय बनाम साहित्यकार की समस्या उठी है। तो लहरों के राजहंस में राग वैराग्य या भौतिक आध्यात्मिक जीवन की समस्या को एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखा गया है। फिर आषाढ़ का एक दिन जो है विलोम कालिदास का विलोम, यानी रोमांस का विलोम है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस मोहन राकेश के नाटक हैं, जो प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का नया प्रवर्तन करते हैं। सारा नाटक जो विरोधी चरित्रों से बुना गया है। मल्लिका और अंबिका एक दूसरे के विरोधी हैं इस नाटक में। कौन? मल्लिका और अंबिका। यानी क्या है? मल्लिका वो भावनापरक है, तो अंबिका क्या है? यथार्थपरक है।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सूची 1 का सूची 2 से आप सभी को मिलान करना है। यानी एक तरफ क्या है, निबंध है, दूसरी तरफ निबंधकार हैं। आपको बताना है कि कौन सा निबंध किसका है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप सबको पता है इनका निबंध कौन सा है, जातीय संगीत। कौन सा है, जातीय संगीत, और बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये निबंध है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका निबंध है कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार हैं, इनका निबंध है मेरी जन्मभूमि। और विद्यानिवास मिश्र भी, ये भी ललित निबंधकार हैं, इनका निबंध है फागुन द्विरे दिना। तो ये जो है आपका मिलान कर दिया गया है यहाँ पर। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कूट कौन सा सही होगा। तो विकल्प सी इसमें आपका राइट आंसर है। और बड़े ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी निबंध हैं, बार बार पूछे जाने वाले। फागुन द्विरे धुना विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है और इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1994 में। कब हुआ है, 1994 में। निबंध संग्रह भी है ये। फिर है जातीय संगीत, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध ये। मदालसा उपाख्यान, संगीत सार, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु जी के अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं। उसके बाद में कवि और कविता, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध तथा जो है रामधारी सिंह दिनकर का भी निबंध संग्रह इसी नाम से है। मेरी जन्मभूमि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। प्रायश्चित की घड़ी, घर जोड़ने की माया, भारतीय संस्कृत की देन, ये भी सब पूछे गए हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य निबंध हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। बड़ी ही हिंदी जगत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियों में से एक है तीसरी कसम। तो अगर आप सभी ने इस कहानी को पढ़ा है, और पढ़ा सब लोगों ने है, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो इसके कौन कौन से पात्र हैं ये जो है आपको बताना है। तो धुनीराम हैं, कौन है, धुनीराम इसके पात्र हैं। और पलटदास, कौन, पलटदास, ये दो इसके पात्र हैं, धुनीराम और पलटदास। तो सी और डी ये जो है आपका राइट आंसर होगा। हम लोग देखते हैं सी और डी किस में है, तो वो आपका विकल्प डी में है और यही आपका सही उत्तर है। तीसरी कसम ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और इसका उपनाम है मारे गए गुलफाम। इसके प्रमुख पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। आप इनको नायक और नायिका भी कह सकते हैं, हीरामन और हीराबाई को। और इसमें जो स्थान आए हैं फारबिसगंज और ननकपुर। ये भी पूछा गया है कि ये स्थान किस कहानी में है, तो फारबिसगंज और ननकपुर इसी कहानी में है। अन्य पात्र जो है लाल मोहर, लहसनवा है। तीसरी कसम थी कंपनी की औरत की लदनी जो है नहीं करेगा, कौन, हीरामन। फिर रमपतिया ये जो है रसप्रिया कहानी की पात्र हैं। ये भी रसप्रिया किसकी है, ये भी रेणु जी की कहानी है। मृदंगिया, मोहना, नंद बाबू, पंचकौड़ी, ये सब इसी रसप्रिया कहानी के पात्र हैं। अब हम लोग देखते हैं जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानियों को। ना मिटने वाली भूख, पार्टी का भूत, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, वंडरफुल स्टूडियो, टोंटी नयन का खेल, लाल पान की बेगम, नेपथ्य का अभिनेता, टेबुल, कस्बे की लड़की, हाथ का जस और बाग का सत, अच्छे आदमी। ये सभी बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। लाल पान की बेगम के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, बिरजू, मखनी फुआ, जंगी, चंपिया इत्यादि। उसके बाद में हम लोग देखते हैं छायावाद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण बातें। इन्होंने क्या कहा छायावाद के विषय में। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य करके चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद में अन्वित कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अन्वित होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है।
उसके बाद में क्या कहते हैं शुक्ल जी, छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो छायावाद की परिभाषा शुक्ल जी की बार बार पूछी जाने वाली परीक्षा में, हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ है रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ है, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ है प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में प्रस्तुत का कथन। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो है इन कहानियों को क्रम से आपको लगाना है। तो सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है, नीलम देश की राजकन्या। उसके बाद में पिंजरा का प्रकाशन हुआ है यानी कि बी। फिर उसके बाद में जयदोल का प्रकाशन है डी। उसके बाद में अगिनखोर का प्रकाशन है ए। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, सी बी डी ए। देखते हैं हम लोग जो है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प बी आपका राइट आंसर इसमें होगा। देखते हैं हम लोग इन कहानियों का प्रकाशन कब हुआ है। नीलम देश की राजकन्या प्रकाशन है 1938 ईस्वी और आप सबको पता है इसके रचनाकार जैनेन्द्र जी हैं। पिंजरा का प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। जयदोल का प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, अज्ञे की कहानी है। अगिनखोर का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी और फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या दृष्टिदोष, कुछ उलझन, विस्मृति, परदेसी, पत्नी, त्रिवेणी, जानवी, एक गौ, चिड़िया की बच्ची, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला, संबोधन, देवी देवता, अनबन, दुर्घटना, एक कैदी, भूत की कहानी, व्यर्थ प्रयत्न, इक्के में, कहानीकार, नीलम देश की राजकन्या, हवा महल, ये सब जो है इसी नीलम देश की राजकन्या कहानी और जो है जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह हैं। पिंजरा कहानी में संग्रहित जो कहानियां हैं कौन कौन सी हैं, पिंजरा, पाषाण, मोती, नन्हा, माँ, पत्नी व्रत, जीवन, दूलो, मरुस्थल, गोखरू, खिलौने, ये सभी किसमें हैं, पिंजरा कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियाँ। उसके बाद में जयदोल कहानी संग्रह में जो है कौन कौन सी कहानियाँ हैं, पठार का धीरज, सांप, आदम की डायरी, बसंत, होली बेन की बत्तकें, वे दूसरे, कवि प्रिया, नंगा पर्वत की घटना, गैंग्रीन, मेजर चौधरी की वापसी, जयदोल आदि। अगिनखोर फणीश्वर नाथ रेणु का ये क्या है, कहानी संग्रह है, आप सब जानते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ नागार्जुन जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद इनकी 3 रचनाएं जब्त कर ली गई थी। आपको ध्यान में रखना है कितनी रचनाएं नागार्जुन की जब्त की गई, 3। अभी तक आप लोग जानते हैं कि जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना जब्त हुई और 1-2 जब्त हुई जो है हिंदी साहित्य में, लेकिन क्या है नागार्जुन जी की भी 3 रचनाएं जब्त हुई महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें जेल में डाल दिया गया। 1949 में इनका मैथिली काव्य चित्रा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1953 में मैथिली का उपन्यास इनका जो है नवतुरिया के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से, नवतुरिया। आपको ध्यान में रखना, मैथिली भाषा में नागार्जुन ने उपन्यास भी लिखा है नवतुरिया। उसके बाद में इनके काव्य संग्रहों को हम लोग देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली। इनके मैथिली के काव्य संग्रह हैं चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ। उसके बाद में
अगला प्रश्न आपके सामने है, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, यानी इसके विषय क्या क्या हैं झूठा सच उपन्यास की। तो ग्रामीण अंचलों का जो है सामाजिक यथार्थ इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। कौन सा? ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ इसमें झूठा सच उपन्यास के विषय में है ना। तो इसमें जो है ग्रामीण अंचल तो नहीं है, देश विभाजन की जो है क्या है भयोत्पादक आशंका है, और इसमें सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। तो आपकी बात कौन सी इस प्रश्न के विषय में सही है? बी और डी, यानी जो है विभाजन की भयोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इसमें जो उत्तर आपका सही है विकल्प ए। फिर आप सभी लोग जानते हैं ये यशपाल जी का उपन्यास है। किसका है? यशपाल जी का है, और ये 2 भागों में है, ये भी आपको पता है। 1958 और 60 में इसके दोनों भाग आते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो प्रथम भाग है उसका नाम क्या है? वतन और देश, आप सभी को पता है। दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य है। इसके प्रमुख पात्रों में कौन कौन से लोग आते हैं? तो जयदेव पुरी हैं, तारा, कनक, उर्मिला, असद, डॉक्टर प्राणनाथ, शीलो, कांता, सोमराज, विश्वनाथ सूद, रतन, भागवंती, सुरेंद्र कौर, अमृता, अविनाश, बीरूमल, डॉक्टर प्रभुदयाल मसूद, मास्टर तारा सिंह। ये कौन पात्र हैं? पात्रों को भी आपको जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, उनके पात्रों को भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है, पात्रों से भी पूछा जाता है। फिर जो है अन्य कुछ रचनाएं हैं और उनके पात्र हैं, जैसे कि मालती, ये गैंग्रीन कहानी की पात्र है। और मालती कहानी किसकी है? अज्ञे की है। वजीरा सिंह, उसने कहा था, कहानी का पात्र है। ये कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धगुप्त, ये आकाशदीप कहानी का पात्र है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। लाल मोहर, ये तीसरी कसम कहानी का पात्र है, और ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पात्र और कहानी से मिलान आता है, या कहानी और उसके कहानीकारों के साथ में मिलान पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके सामने हो सकता है, आपको इसलिए सारी जानकारी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है, यानी अन्य नाम क्या है? रोज है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस कहानी का अन्य नाम रोज है? तो गैंग्रीन का। और इस कहानी में जो है पात्रों में मालती है और टिटी है। माहेश्वर ये मालती के पति हैं जो कि डॉक्टर हैं और गैंग्रीन नाम की बीमारी का इलाज करते हैं। उसने कहा था, कहानी के पात्र लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, देश प्रेम, त्याग, बलिदान की कहानी है ये। और आकाशदीप कहानी के पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त और मणिभद्र। तीसरी कसम कहानी का अन्य नाम है मारे गए गुलफाम। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि तीसरी कसम कहानी का अन्य नाम क्या है? तो मारे गए गुलफाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है, यानी टी.एस. इलियट जी ने अपनी आलोचना में कौन सी बातें कही हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, तो ये बात जो है टी.एस. इलियट कहते हैं। फिर उसके बाद में है कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति, ये बात गलत है। फिर है कवि काव्य का माध्यम भर है। कवि क्या है? काव्य का माध्यम भर है, तो ये भी बात सही है। फिर है कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती, ये बात गलत है। 2 बातें इलियट की हैं। क्या है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। तो ए और सी, ये 2 बातें जो है सही हैं। तो ए और सी विकल्प ए में है और यही आपका उत्तर है। फिर हम लोग देखते हैं जो है इलियट की रचनाओं को। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जो है रचनाएं और रचनाकार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को रट के रखना है। ज़्यादा नहीं यहाँ से बनते हैं प्रश्न, लेकिन रचनाएं और रचनाकार जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो दी सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, फॉर लासलट एंड्रूज, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, एलिजाबेथन एसेज, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न। इसमें भी क्या है? द सेक्रेड वुड और एलिजाबेथन एसेज, ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
फिर सिद्धांत हैं और उनके सिद्धांतकार हैं। अव्यक्तिवाद निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुगत समीकरण का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, संवेदना की निसंगता की अवधारणा, वस्तुनिष्ठ सहसंयोजन का सिद्धांत। तो ये सभी अवधारणाएं किसने दी हैं? एलियट की हैं। ये सभी की सभी अवधारणाएं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिद्धांत और प्रतिपादक भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आपको बताना है आर्य भाषाओं में कौन शामिल नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए है। आर्य भाषाओं में कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। तो संस्कृत ये शामिल है आर्य भाषा में, और अंग्रेजी भी शामिल है, फारसी भी शामिल है। आर्य भाषा में जो नहीं शामिल है आपका अरबी, यानी विकल्प सी आपका जवाब होगा। ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी है। अरबी जो है आपकी ये सामी हामी परिवार की भाषा है। किसकी है? सामी हामी परिवार की भाषा अरबी है। जबकि संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी ये आर्य भाषा परिवार की हैं। आर्य भाषा को भारोपी परिवार की भाषा भी कहते हैं, यानी क्या इसका दूसरा नाम है? भारोपी परिवार भी कहते हैं, जिसमें इटालिक, केल्टिक, जर्मन, ग्रीक भाषाएं शामिल हैं। तुर्की उराल अल्ताई भाषा परिवार की भाषा है। फिर हम लोग देखते हैं सामी हामी परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं। अरबी है, हिब्रू है, अकादियन है, असीरियन है, बेबीलोनियन है, सोमाली है, गल्ला है, वेजा है, नामा है, फुला है, काप्टिक है, प्राचीन मिस्री ये सब क्या हैं? सामी हामी परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने, कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय, सरदार पूर्ण सिंह। बताना है आपको जो है कौन सा नहीं है इनमें से द्विवेदी युग का निबंधकार। तो आप सभी को पता होगा कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आपका कुबेरनाथ राय, ये आपके द्विवेदी युग के नहीं हैं। और माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, ये लोग द्विवेदी युग के हैं। आप सभी लोग जो है देख रहे हैं LT JIC सब में जो है प्री और मेंस 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। तो आपका इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा होगा, तो आप जो है अपने उत्तर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है द्विवेदी युग के निबंधकारों पर प्रकाश डालिए, तो अब अगर आप इन 3 निबंधकारों को लिख देते हैं आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है लिखित परीक्षा की दृष्टिकोण से भी। फिर कुबेरनाथ राय, ये ललित निबंधकार हैं और इनको शुक्लोत्तर युगीन निबंधकारों में रखा जा सकता है। किसमें? शुक्लोत्तर युगीन, यानी शुक्ल युग के बाद के निबंधकारों में। भारतेंदु के निबंधकार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, काशीनाथ खत्री हैं, चंद्रभूषण चातुर्वेद हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये सब जो है भारतेंदु युग में गिने जा सकते हैं। फिर द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, गोपाल राम गहमरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, काशी प्रसाद जायसवाल, ये सब द्विवेदी युग में आते हैं। और बाबू गुलाब राय, इनकी गणना जो है शुक्ल युगीन निबंधकारों में की जाती है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को क्रम से लगाना है। बताना है आपको किस युग का कौन सा, यानी किस सन में कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो देखते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी प्रकाशित हुआ है, यानी कि C। फिर उसके बाद में जो है नूतन ब्रह्मचारी प्रकाशित हुआ है, D। उसके बाद में यानी ये सबसे पहले हुआ है देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन, उसके बाद में हुआ है परीक्षा गुरु का प्रकाशन, अर्थात B आएगा यहाँ पे।
फिर उसके बाद में नूतन ब्रह्मचारी यानी कि डी, उसके बाद में निस्सहाय हिंदू अर्थात ए। तो आपका उत्तर होगा सी बी डी ए। देखते हैं हम लोग सी बी डी ए किस में है, विकल्प बी में आपका उत्तर माना जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इनके प्रकाशन वर्ष को। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में पंडित गौरी दत्त का है, ये आप सभी को पता है। परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास का, ये भी आपको पता है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट, आप जानते हैं। निस्सहाय हिंदू 1890 राधाकृष्ण दास का उपन्यास है। डॉक्टर नगेंद्र, निर्मला जैन इत्यादि जो है ये लोग क्या मानते हैं, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। कौन? निर्मला जैन, डॉक्टर नगेंद्र। और फिर हैं डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। हिंदी उपन्यास कोश के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। कौन कौन? गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। फिर जो है देखते हैं प्रमुख उपन्यास और उनके प्रकाशन वर्ष को। तो भाग्यवती ये श्रद्धाराम फिल्लौरी का है 1877 में। 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का है 1892 में। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है 1914 में प्रकाशित हुआ। काशी यात्रा श्याम किशोर वर्मा का 1916 में। अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का 1918 में। प्रतिशोध दुर्गा प्रसाद खत्री का 1925 में। फिर प्रजामंडल श्रीनाथ सिंह 1941 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? अमृतसर आ गया है, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसने कहा था। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आपका है, बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित जो है कहानी कौन सी है इनमें से? तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, उसने कहा था। उसने कहा था ये जो है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1915 ईस्वी में। कब हुआ है? 1915 में। किसकी कहानी है? गुलेरी जी की है। और ये कहानी जो है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कब लिखी गई ये पूछा गया है, किसकी है ये भी पूछा गया है, पृष्ठभूमि क्या है, प्रथम विश्व युद्ध ये भी पूछा गया है, और इसकी शैली क्या है, फ्लैशबैक पद्धति है ये भी पूछा गया है। लहना सिंह, हजारा सिंह इसके, बोधा सिंह मुख्य पात्र हैं, ये भी सब जो है पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए आपको सारी जानकारी दिमाग में बैठा करके रखनी है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अन्य रचनाओं को देखते हैं। इनके निबंध हैं जय यमुना मैया की, काशी, काशी की नींद और काशी के नूपुर, संस्कृत की टिपरारी, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव, ये तो आपको निबंध पता ही हैं। अन्य रचनाएं हैं ढेले चुन लो, विवाह की लाटरी, जोड़ा हुआ सोना, खड़ी बोली, मलेच्छ भाषा, पुरानी हिंदी, खेल भी शिक्षा ही है, धर्म और समाज, समालोचक का नया वर्ष। ये सभी रचनाएं गुलेरी जी की हैं। उसके बाद में अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। किसकी है? भीष्म साहनी की रचित कहानी है। और इसका विषय क्या है? भारत विभाजन यानी देश विभाजन पर आधारित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रेमचंद की ये देश प्रेम की जो है कहानी है। और परिंदे, निर्मल वर्मा की ये जो है कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। इसमें 7 कहानियाँ हैं परिंदे में। और नामवर सिंह ने इसको क्या है, नई कहानी की पहली कहानी भी माना है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा है? जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाते हैं, यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम सभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। इसमें जात बेचने वाले ब्राह्मण के संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए। यानी इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ नगण्य साधारण है, विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं।
और बाकी आप जानते हैं ये नाटक किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी नाटक प्रकाशन 1881 में है और ये प्रहसन की श्रेणी में आने वाला नाटक है। किस श्रेणी में आता है? प्रहसन की श्रेणी में। उसके बाद में ये नाटक जो है 6 दृश्यों में विभक्त है। महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, घाशीराम इत्यादि इसके पात्र हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। गोवर्धन दास इसमें जो है लोभ वृत्ति का प्रतीक है और जो चौपट राजा है वो विवेकहीनता का प्रतीक है। चौपट राजा किसका? विवेकहीनता का। और बकरी ये आम जनता की प्रतीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? श्रीचंद जी। कौन है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक? श्रीचंद जी। श्रीचंद ये गुरु नानक के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद। इस संप्रदाय की 4 प्रसिद्ध शाखाओं में फूल साहिब वाली बहादुरपुर की शाखा, बाबा हसन की चरणकौल शाखा, अलमस्त साहब की जोपुरी नाम से नैनीताल में स्थित है और गोविंद साहब की शिकारपुर वाली शाखा है। फिर अगला शानदार प्रश्न आपके सामने है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि इत तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। उपर्युक्त गीत ये जो है किस कहानी का है? रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। इस कहानी को आप सभी लोगों ने पढ़ा है और अगर ठीक से पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि ये जो है गीत किस कहानी का है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। तो ये किस कहानी का गीत है? तो आपका सही जवाब होगा तीसरी कसम। किसका है? तीसरी कसम कहानी का ये गीत है। और तीसरी कसम कहानी किसकी है? आपको पता है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। इसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। हीरामन, हीराबाई, धुन्नी, लालमोहर, लहसनवा, पलटदास इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में आए हुए अन्य गीत हैं उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। हूँ रे डायनिया मैया मोरी, हूँ रे डायनिया मैया मोरी, इस नाम से भी ये गीत आता है। मैया गैरिन भयावन है, ये भी एक गीत आता है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये गीत है इसमें। और लाली लाली डुलिया में लाली रे दुल्हनिया, ये भी एक गीत है इसी कहानी में। सजनवा बैरी हो गए हमार, ये भी जो है गीत इसी कहानी में। और बड़ी ही शानदार कहानी है, आप सभी को पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़ा है तो। इनमें से कोई भी गीत आपसे पूछा जा सकता है। इस कहानी पर राज कपूर द्वारा जो है फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है तीसरी कसम। अगर आप इस फिल्म को आप लोग देख लेते हैं तो भी आपको ये पूरी कहानी का शीर्षक भाव पता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, अर्धनारीश्वर। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें से कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है? अर्धनारीश्वर ये नहीं है। और बाकी बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट ये सब अमृतलाल नागर जी के हैं उपन्यास। अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उपन्यास है। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट ये सब हो गए अमृतलाल नागर की। और सुभद्रा कुंवरी चौहान ने बिखरे मोती शीर्षक से कहानी संग्रह लिखा है। अमृतलाल नागर जी के अन्य उपन्यास हैं महाकाल। क्या नाम है? महाकाल। भूख शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था पहले। फिर है सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 60 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, तुलसीदास पर आधारित नैमिषारण्य, नैमिष जीवन,
नैमिष के क्षेत्र पर वातावरण पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। पीढ़ियाँ, ये सब बड़ी ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए। फिर जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे, शिव कुमार मिश्र। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कथन है, आपके लिए परीक्षा में पूछा गया है और आपकी आगामी परीक्षा में भी आ सकता है। तो स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। और किसके लिए है? ये रीत मुक्त कवियों के लिए बात कही जा रही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है, आपने देखा। उन्होंने इस कथन के आगे कहा है कि हिंदी साहित्य में आदिकाल में विद्यापति प्रेम संवेदना के कवि दिखाई देते हैं, पर प्रेम की यह संवेदना पारंपरिक रूप में मध्यकाल के स्वच्छंद गायकों को नहीं मिली है। आगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, स्वच्छंद काव्य भावभाषित होता है, बुद्धि बोधित नहीं, इसलिए आंतरिकता उसका सर्वोपरि गुण है। क्या कहते हैं कि स्वच्छंद काव्य भावभाषित होता है, बुद्धि बोधित नहीं, इसलिए आंतरिकता उसका सर्वोपरि गुण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचनाएं हैं। अच्छा प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है अज्ञेय की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो आंगन के पार द्वार, ये तो जो है अज्ञेय की रचना है। और नदी की बांक पर छाया, ये भी अज्ञेय की रचना है। इतने पास अपने, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये रचनाएं इनकी नहीं है। तो आंगन के पार द्वार, नदी की बांक पर छाया, अज्ञेय की रचनाएं ए और सी किस में है? विकल्प डी में है, और यही आपका उत्तर माना जाएगा। इतने पास अपने, इतने पास अपने, ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह है। फिर हम लोग देखते हैं अज्ञेय की अन्य रचनाओं को। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुई, अरि वो करुणा प्रभा में, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, ये सब काव्य संग्रह हैं किसके? अज्ञेय जी की। फिर आपका अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवसामनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मृतप्राय और प्रवजित था, वो परस्त्रीगामी था, वो जीवन में उदासीन था, वो गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवसामनी पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो क्या था? वो गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था, यानी विकल्प डी आपका उत्तर होगा। और ये कथन, ये बात कहाँ से कही जा रही है? ध्रुवसामनी नाटक से, जो कि किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। पुरोहित का कथन है कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कोई संकोच नहीं, वो क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। ये कथन आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि किसका कथन किसके प्रति है। ध्रुवसामनी नाटक के जो है अन्य कथनों को हम लोग देखते हैं। रामगुप्त का कथन है, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो, मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर न छोड़ दूंगा। पुरोहित का कथन है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है। और चंद्रगुप्त का कथन है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिका चढ़ा देता है। इम्पॉर्टेंट कथन है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिका चढ़ा देता है। फिर जो है अगला प्रश्न है, बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास।
तो विशोबा खेचर या इनको खेचरनाथ भी कहा जाता है, ये किसके गुरु थे इनमें से? तो आपका उत्तर क्या होगा? ये नामदेव के गुरु थे। किसके थे? नामदेव के गुरु थे विशोबा खेचर। विशोबा खेचर ये जो है महाराष्ट्र की नाथ परंपरा से जुड़े थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में हुआ था। अभंगवाणी शीर्षक से इनकी रचनाएं संकलित हैं। इन्हें संत ज्ञानेश्वर का समकालीन माना जाता। किसका? संत ज्ञानेश्वर का। और इनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। किसकी? संत नामदेव की। संत नामदेव जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो पूछी गई हैं। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटाए सब पीरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। घर की नारी त्यागे धंधा, पर नारी शिव घाले धंधा। घर की नारी त्याले अंधा, पर नारी शिव घाले धंधा। हरि हरि करत मिटे सभी भरमा। ये जो है पंक्तियाँ किसकी हैं? नामदेव जी की। दादू दयाल के शिष्य हैं गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब। मलुकदास का जन्म कड़ा कौसाम्बी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कड़ा कौसाम्बी में हुआ था मलुकदास का जन्म। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? किसान, विकट भट्ट, केशों की कथा, राष्ट्र भारती। इनमें से कौन सी रचना नहीं है मैथिली शरणगुप्त जी की? तो किसान भी है, विकट भट्ट भी है, केशों की कथा भी है, लेकिन राष्ट्र भारती ये रचना मैथिली शरणगुप्त जी की नहीं है, यानी विकल्प डी आपका उत्तर होगा। राष्ट्र भारती ये किसकी रचना है? तो ये है रामचरित उपाध्याय की। किसकी है? राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय की। केशों की कथा इनके काव्य संग्रह मंगल घट में संग्रहित है। किसमें है? मंगल घट में। केशों की कथा आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रचना है। केशों की कथा किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की, और मंगल घट में संग्रहित है। मंगल घट काव्य संग्रह की जो है अन्य कविताओं को हम लोग देखते हैं। स्वर्गीय संगीत, वैतालिक, जीवन की जय, आंसू, झंकार, टाइटैनिक की सिंधु समाधि, चांडाल, 99 का फेर, नकली किला, विकट भट्ट, तुलसीदास आपको ध्यान में रखना है। कुंती और कर्ण, वरदान, भारतवर्ष, विशाल भारत, स्वर्ण सहोदर। आप देख रहे हैं बहुत सारी रचनाएं हैं जो किसी दूसरे कवि की भी हैं। आंसू, झंकार, चांडाल, 99 का फेर, नकली किला, तुलसीदास, वरदान, ये सब आपको ध्यान में रखना। विशाल भारत मैथिली शरणगुप्त की है, मंगल घट में समाहित है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, यानी इसमें विषय कौन से हैं ये आपसे पूछा जा रहा है ईदगाह कहानी में। तो ईदगाह कहानी में क्या क्या है? एक तो इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है और मातृवात्सल्य भी इसमें दिखाई पड़ता है, यानी बाल मनोविज्ञान और मातृवात्सल्य भी। तो यानी बी और सी दो बातें सही हैं ईदगाह कहानी के विषय में, बाल मनोविज्ञान और मातृवात्सल्य। और किसकी कहानी है आप लोगों को पता ही है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। हामिद और हामिदा, चौधरी कायम अली, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, ये सब इसके पात्र हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा, मोहसिन ने भिस्ती खरीदा, सम्मी ने खंजरी खरीदा था और नूरे ने वकील खरीदा था मेले में जाकर के। फिर जो है देखते हैं हम लोग, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। इनकी कहानी है दुलाई वाली। मुख्य पात्र इसके वंशीधर हैं। कहानी के अन्य पात्रों में नवल किशोर, जानकी देवी, सीता, लाठीवान आदि हैं। इस कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ है और ये सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है। कौन सी? दुलाई वाली, 1907 में। फिर जो है बंग महिला की रचनाओं के संग्रह को हम लोग देखते हैं। इसका संपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। कहानियाँ हैं इनकी मुरला, मातृहीन, संसार सुख, कुंभ में छोटी बहू इम्पॉर्टेंट है, अपूर्व, प्रतिज्ञा पालन, दुलाई वाली, दान प्रतिदान, दालिया, भाई बहन, तिल से ताड़, ये सभी क्या हैं?
कहानी और कहानी संग्रह। फिर स्त्री शिक्षा से संबंधित रचनाएं हैं ग्रहचर्या, संगीत और सुई का काम, स्त्रियों की शिक्षा, पति सेवा, हमारे देश की स्त्रियों की दशा। इस संग्रह में कहानियों को आख्यायिका कहा गया है। जाति वर्णन, जीवन चरित्र परिशिष्ट भी इस संग्रह की विषय वस्तु है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अभी आपने ऊपर देखा ही था। गैंग्रीन या गे की है और अपना अपना भाग्य ये जैनेंद्र कुमार जी की कहानी है। तो प्रिय साथियों, हम आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी लोग अपने साथी मित्रों में कक्षा को शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।